नमस्कार, मैं हूं एनवी शर्मा और आप देख रहे हैं यूसीएन हेलो डॉक्टर। आमतौर पर हमारे शरीर में जितने बॉडी पार्ट्स हैं उसमें सबसे मजबूत अगर कोई पार्ट है वो है हार्ट। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर हार्ट की बात करें हम तो सबसे पहले ये देखिए कि हार्ट हमारे जन्म लेने से पहले से धड़कना शुरू कर देता है माँ की कोख से, और फिर हम जब जन्म लेते हैं उसके बाद हमारे जीवन के अंतिम सांस तक हार्ट धड़कते रहता है। इतना मजबूत हार्ट है ये। लेकिन होता यह है कि हम इस मजबूत हार्ट को कमज़ोर कर देते हैं। वो कैसे? अगेन बहुत सारी बातें, फैक्टर्स हैं, इरेगुलर डाइट हैबिट्स या फिर स्ट्रेस, अनेकों कारण से हार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट होता है और हार्ट को जो सक्षमता से काम करनी चाहिए वो नहीं कर पाता है और अल्टीमेटली हम हमारे हार्ट को कमज़ोर कर देते हैं। तो हार्ट से लगकर कौन सी बीमारियाँ होती है, हार्ट क्या है, हार्ट के फंक्शंस क्या है, ये सारी बातें हम जानेंगे। और इसके लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है गणेशा हार्ट केयर सेंटर के सर्वे सर्वा, द डायरेक्टर ऑफ दैट हॉस्पिटल, डॉक्टर ऋषिकेश उमालकर, जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट है, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट भी है। अनेकों डिग्रीज हैं इनके पास विथ मेरिटोरियस रिकॉर्ड, और इनसे आज हम बात करेंगे ये सारी बातें। बहुत बहुत नमस्कार सर आपका। नमस्कार सर, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हार्ट अटैक। देखिए, हार्ट अटैक में क्या होता है कि हार्ट के जो मसल्स है उनको अपना काम करने के लिए ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है। ये ब्लड सप्लाई जब बंद हो जाता है कोई रुकावट आने की वजह से, तो हार्ट अटैक होता है। सो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। ये कोरोनरी आर्टरीज में जब भी कोई खून की गुठली बनेगी या तकलीफ आएगी, उसकी वजह से जो तकलीफ होगी उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। तो क्या ये अनुवांशिक है सर, हेरिडिटरी है? हार्ट अटैक कुछ हद तक अनुवांशिक रह सकते हैं, बट आजकल इसको हमारी लाइफस्टाइल से ज़्यादा जोड़ा जाता है। ये हमारी जो लाइफस्टाइल चेंज होते जा रही है उससे रिलेटेड ज़्यादा है। अनुवांशिक एक 10 to 15% लोगों में दिखा जाता है, बट अदरवाइज ये मोस्टली हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। ये ऐसे हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी है। जी सर, एक बात पूछनी थी आपको, जैसे ये जो हार्ट अटैक होता है तो कैसे गैस करेंगे कि अभी हार्ट अटैक होने की संभावना है, या हो रहा है, या हो सकता है? देखो, हार्ट अटैक आने वाला है नहीं आने वाला है, इसको अगर गेस करना है तो सबसे पहले हमको इसके लक्षणों को समझना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति को छाती में दर्द हो रहा है, लेफ्ट साइड में ज़्यादा दर्द है, या छाती में भारीपन बन रहा है, तो ये हार्ट अटैक हो सकता है। दूसरा, अगर किसी को एकदम से बहुत ज़्यादा पसीना छूट रहा है, उसका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो भी ये हार्ट अटैक हो सकता है। कभी कभी छाती में दर्द होना और उसके साथ में लेफ्ट या राइट शोल्डर में दर्द होना या हाथों की उंगलियों में दर्द होना, ये भी हार्ट अटैक का लक्षण रह सकता है। कभी कभी गले में सांस अटक रही है, या खाना खाना निगलना मुश्किल हो रहा है, या जो अपना जबड़ा बोलते हैं उसमें दर्द हो रहा है, ये भी हार्ट अटैक का लक्षण रह सकता है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि छाती में दर्द हुआ तो ही हार्ट अटैक है। ये सब अलग अलग लक्षण है जो भी हार्ट अटैक इंडिकेट कर सकते हैं। कुछ मरीज हमने ऐसे भी देखे हैं कि जिनको सिर्फ चक्कर आके वो गिर जाते हैं, और जब इवैल्यूएट किया जाता है तो उनको हार्ट अटैक रहता है। अच्छा। कुछ मरीज ऐसे भी रहते हैं कि जिनको सिर्फ एसिडिटी होती है, या उनके पेट में सिर्फ दर्द रहता है, उनको छाती में कोई दर्द नहीं रहता है, वो भी एक हार्ट अटैक रह सकता है। सो ये लक्षण जब हम लोग समझेंगे तभी हम लोग हार्ट अटैक आ रहा है ये समझ पाएंगे और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट ले पाएंगे। जी सर, अक्सर ये देखा गया है कि जैसे हार्ट अटैक की बात करें, आपने जो सिम्टम्स बताए भी कि ऐसा पेन उठता है वगैरह, साथ साथ में गैस्ट्रिक ट्रबल के कारण भी पेन उठता था। हाउ टू डिफरेंशिएट कि ये गैस्ट्रिक ट्रबल के कारण पेन है या हार्ट अटैक के कारण पेन हो रहा है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि गैस्ट्रिक ट्रबल जब कभी आपको होगा तो मेनली एसिडिटी होगी। एक हाथ एसिडिटी की गोली आप ले लोगे तो 1-2 घंटे के अंदर आपको अच्छा लगने लगेगा। तो अगर आपको बेसिक ट्रीटमेंट लेने के बाद 1-2 घंटे के अंदर रिलीफ नहीं आ रहा है तो और गोली लेना या वेट करना, इससे अच्छा ये हार्ट अटैक हो सकता है ये सोचना चाहिए, और तुरंत आपके आसपास के डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। टाइम ड्यूरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इंस्टेंट रिलीफ नहीं हो रहा है तो फिर हम लोगों ने हार्ट अटैक के बारे में सोचना चाहिए। जी सर, आपने जैसा कहा कि आपने गैस्ट्रिक के लिए कुछ टैबलेट्स दे दिया और 1-2 घंटे में ठीक हो गया तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन कंक्लूड कि वो हार्ट अटैक है करके। तो हार्ट अटैक के लक्षण दिखते ही साथ क्या करनी चाहिए, फर्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए? देखिए, मैंने अभी इसके पहले भी बताया और मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि सिर्फ छाती में दर्द है मतलब हार्ट अटैक नहीं है। बाकी भी जो लक्षण मैंने आपको बताए, अगर उसमें से भी कुछ है, इन सब चीज़ों में अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण है
तो सबसे पहले आपने आपके आजू बाजू में जो भी डॉक्टर है उनके यहाँ पे जाके ईसीजी करवानी चाहिए। ईसीजी इज़ अ वेरी सिंपल टेस्ट और आज की दुनिया में हर व्यक्ति को अपने घर के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर कभी भी कहीं पे भी इजीली अवेलेबल चीज़ है ये, और हार्डली कुछ पैसे में ही ईसीजी हो जाता है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि अगर 100 ईसीजी वेस्ट हुए तो चलेंगे, लेकिन उसके बदले में जो एक आदमी की जान हम बचा पाएंगे हार्ट अटैक से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको इसमें से कोई भी सिम्टम्स है तो घर पे ना बैठे, तुरंत जाके ईसीजी करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब टू बी ऑन द सेफर साइड ईसीजी करवा लेना कभी भी बेटर है। जी सर, लेकिन हॉस्पिटल में अगर हमने फ़ोन किया, एम्बुलेंस आ रही है, उसके पहले कुछ प्राइमरी प्रिकॉशंस या प्राथमिक उपचार जिसको बोलेंगे हम, वो कुछ है लक्ष्य इसके? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप एक हार्ट अटैक के साथ जूझ रहे होते हैं तो आपका जो संघर्ष चालू रहता है वो आपके हार्ट के मसल्स और हार्ट को होने वाले डैमेज को बचाने के लिए चालू रहता है। हमारी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं टाइम इज मसल, क्योंकि एक बार हार्ट अटैक आने के बाद मसल का जो डैमेज होना चालू हो जाता है, हार्ट का जो डैमेज होना चालू हो जाता है, वो जितना टाइम लेट ट्रीटमेंट मिलेगी उतना बढ़ेगा, और जितना जल्दी ट्रीटमेंट मिलेगी उतना जल्दी डैमेज रिकवर होगा, कंट्रोल और रिस्क भी कम रहेगी। इसलिए अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ होती है, आप ईसीजी करते हो, वो डायग्नोज हो भी जाता है, और अगर आपको एम्बुलेंस आने के लिए या हॉस्पिटल पहुंचने के लिए टाइम लगने वाला है, तो 3 ऐसी दवाइयाँ मैं आपको बताऊंगा जिसको हम जीवन संजीवनी या अमृत भी बोल सकते हैं, या जिसको हम लोडिंग डोज बोलते हैं। उसमें एक है एस्पिरिन नाम की एक दवाई आती है 300 मिलीग्राम की, दूसरी आती है क्लोपिडोग्रेल नाम की दवाई 300 मिलीग्राम की, और तीसरी आती है अटरोवास्टैटिन नाम की दवाई 40 मिलीग्राम की। ये 3 दवाइयाँ हमेशा अपने पास होनी चाहिए जी। और ये 3 दवाई ऐसा जो भी मरीज है जिसको छाती में दर्द हो रहा है, या आपको लगता है इसको हार्ट अटैक आया हुआ है, या इसको ईसीजी में कोई चेंजेस आया है और कार्डियोलॉजिस्ट या दूसरे डॉक्टर के पास जाने के लिए सलाह दी है, उस व्यक्ति को तुरंत देनी चाहिए। हमारी रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि अगर ऐसे व्यक्ति को हम तुरंत ये 3 दवाई देते हैं तो काफ़ी लोगों का जो खून का गुठली हार्ट के अंदर बन के कंडीशन सीरियस होते जा रही है, हार्ट अटैक बड़ा होते जा रहा है, उसको रोकने में या उसका प्रोग्रेशन रुकाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, और इसकी वजह से बहुत लोगों की जान बचती भी है। अब आप बोलेंगे कि सर दवाई लेनी है, वो भी डॉक्टर को बिना कंसल्ट किए, तो उसके साइड इफेक्ट भी होंगे। मेरा अगला क्वेश्चन वही था। हाँ, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, जो व्यक्ति को आपको पता है कि इसके पहले कभी ब्रेन में हिमरेज हुआ है या ब्रेन में खून का बहाव हुआ था, इसलिए कभी ये व्यक्ति भर्ती था, सिर्फ वो व्यक्ति को ये दवाई अपन नहीं दे सकते बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए। अदरवाइज बाकी कोई भी मरीज को अगर इस तरीके के लक्षण मतलब आपको चाहे दिख वो रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट हो या वो डायबिटिक हो नहीं हो, छोटा हो बड़ा हो, उसको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो नहीं हो, उसको किडनी का प्रॉब्लम हो नहीं हो, हार्ट अटैक हो नहीं हो, आपको उसमें डाउट भी है, तो भी आप उस व्यक्ति को आप लिख लीजिए कि एस्पिरिन 300 मिलीग्राम, क्लोपिडोग्रेल 300 मिलीग्राम और अटरोवास्टैटिन 40 मिलीग्राम, ये 3 गोलियों को हम लोग हमारी लैंग्वेज में लोडिंग डोज बोलते हैं, और अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग इसको जीवन संजीवनी या जीवन अमृत भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हार्ट अटैक के मरीज की जान बचने में फायदा होता है। ये रिसर्च में प्रूवन है। तो ये 3 दवाई ऐसे मरीज को देनी चाहिए। इसको कैसे लिया जाएगा? अंडर द टंग रखें? जो तीनों दवाई मैंने आपको बताई, ये तीनों दवाइयों को आपको पॉकेट में से निकालना है, फिर इनको चूरना है, बारीक बारीक करना है, और उनको जबान के नीचे रख के पानी के साथ ले लेना है, तो आपको मैक्सिमम इफेक्ट उसका मिलेगा। बड़े कड़वा हो लेकिन, हाँ, बट उससे होने वाला बेनिफिट तो बहुत ज्यादा है। बोला आपने या सर, आपने हार्ट अटैक के बारे में बहुत अच्छी बात कही आपने कि एक प्रिकॉशनरी मेजर लेके हॉस्पिटल तो कम से कम पहुंच सकते हैं, लेकिन इसमें और कार्डियक अरेस्ट में क्या फ़र्क है सर? देखिए क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट काम करना बंद कर दिया है, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है, इस कंडीशन को बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक की वजह से भी हो सकता है या कोई और कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। मतलब अगर किसी को सांप ने काट लिया या किसी को बॉडी में कोई और जगह इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अच्छा। अगर ब्रेन को इंजरी हो गई और ब्रेन का हार्ट को कंट्रोल करने वाला अगर सेंटर उसमें डैमेज हो गया तो भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अगर पैर में कोई खून की गुठली बन गई और वो लंग्स में जाके अगर फंस गई तो उसकी वजह से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। हार्ट की जो रिदम रहता है, जो
जो ठोके चलते हैं वो उसमें अगर कोई गड़बड़ होती है तो भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। सो कार्डियक अरेस्ट इज अ अल्टीमेट इवेंट जिसकी वजह से डेथ होती है। मतलब हार्ट हार्ट अटैक स्टॉप। की वजह से कार्डियक अरेस्ट होगा, मतलब हार्ट बंद पड़ेगा और डेथ होगी। तो अगर आप कोई ऐसा पेशेंट देख रहे हो जिसको सडनली कार्डियक अरेस्ट हो गया है, या उसने पहले ऐसे आ करके चिल्लाया, मतलब उसको छाती में दर्द हुआ और उसके बाद कार्डियक अरेस्ट हुआ, तो आप ये समझ लो कि इस व्यक्ति का हार्ट बंद हो चुका है काम करना, और इस व्यक्ति को मोस्ट प्रोबेबली हार्ट अटैक आया था। ऐसी कंडीशन में जब तक डॉक्टर की हेल्प अवेलेबल नहीं होती तब तक ऐसे व्यक्ति को सीपीआर देना बहुत जरूरी है। सीपीआर मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ये सीपीआर हर आदमी को आना चाहिए। आप एक अच्छा काम जीवन में कर सकते हो अगर आप सीपीआर सीख लेते हो, क्योंकि इसकी वजह से कभी आप किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हो। सीपीआर में क्या होता है कि आदमी को फ्लैट जमीन पे सुलाया जाता है, उसके बाद में उसकी सांस नहीं चल रही है, उसकी पल्स नहीं लग रही है, चेक करने के बाद छाती पे दोनों हाथों से दबाव देके पंप किया जाता है, ताकि हार्ट का जो काम है कि बाकी सभी ऑर्गन्स को ब्लड पहुंचाना, वो हार्ट अगर नहीं कर पा रहा है तो हार्ट को दबा के मैन्युअली किया जाता है। उसके बाद जब डॉक्टर आएंगे या एम्बुलेंस आएगी तो दे विल टेक इट फ्रॉम यू एंड वो आगे का ट्रीटमेंट करेंगे। बट तब तक सीपीआर देते रहना जरूरी है। ये करने से हम लोग जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है ऐसे मरीज की जान बचाने में हेल्प कर सकते हैं। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से सभी लोगों को ये निवेदन करना चाहूंगा कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग हॉस्पिटल्स, अलग अलग लेवल पे सीपीआर मतलब कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन सिखाने के लिए अलग अलग वर्कशॉप्स लेते हैं। तो प्लीज आप इसको अटेंड करिए, और ये कैसे करते हैं, ये एक आर्ट है, ये सीखिए। लेकिन सर एक डाउट ये आता है कि जैसे आपने कहा कि उसको हार्ट को प्रेस किया जाता है ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हो जाए, तो हार्ट हैज ऑलरेडी स्टॉप्ड, सर्कुलेट होता है? नहीं, हार्ट का बेसिक काम ही क्या है? हार्ट एक मोटर है। जैसे आपने इंट्रोडक्शन जो ये एपिसोड का किया उसी में बताया कि बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तब से आखिरी सांस तक जो निरंतर काम करता है वही तो हार्ट है। तो ये काम क्या करता है? ये पंप करता है। जैसे अपने घर में पानी की मोटर रहती है, वैसे ये मोटर जो है वो खराब ब्लड बॉडी में से लेता है, उसको लंग्स में भेजता है, लंग्स में उसको ऑक्सीजनेट करवाता है, और वहां से अच्छा ब्लड जो है वो पूरी बॉडी को वापस भेजता है। तो ये पंपिंग जो हार्ट करता है, अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो ये पंपिंग किसी और को करना पड़ेगा। तो जब हम सीपीआर दे रहे हैं तो तब हम मैन्युअली, आर्टिफिशियली आउटसाइड से ये काम कर रहे हैं। तब तक डॉक्टर, सिस्टर्स या एम्बुलेंस आ जाएगी, और बाद में वो लोग अपने सपोर्ट सिस्टम से पेशेंट का हार्ट चालू करवाएंगे तो पेशेंट बच जाएगा। ऐसा उसका कंसेप्ट है। तो सीपीआर इज एसेंशियल, एक प्राइमरी सोर्स है जिससे कि हम उसको बचा सकते हैं पेशेंट। बिल्कुल बचा सकते हैं, कोई डाउट ही नहीं। ये सब चीज़ों में अगर हम सभी चीज़ों को दोहराना चाहेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हार्ट अटैक के लक्षण पता होने चाहिए, एक। दूसरा, बहुत बार क्या होता है ना, ईसीजी करने के लिए बहुत टाइम निकाल देते हैं। हर एक को क्या लगता है ना, यार मुझे तो हार्ट अटैक नहीं आएगा, किसी और को आ सकता है, बट ऐसा नहीं है। वो अभी हार्ट अटैक सबके घर पे पहुंच चुका है। तो कभी भी थोड़ा भी अगर डाउट है ना तो ज़्यादा देर नहीं लगानी है, तुरंत ईसीजी निकालना है। तीसरी चीज, जैसे मैंने आपको बताया, लोडिंग डोज जीवन संजीवनी या जीवन अमृत जो है, ये तीनों दवाई आपके घर पे होनी चाहिए। ये दवाइयाँ तुरंत वैसे मरीज को देनी चाहिए। और चौथी चीज, आपको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन मतलब सीपीआर का पूरा नॉलेज होना चाहिए। ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, मतलब पेशेंट को सेव किया जा सके। यस, बिल्कुल बचा सकते। एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर आते हैं सर, और वो ये है कि जैसे हार्ट अटैक आ गया है, अभी आपने कार्डियक अरेस्ट की बात की, एक रिलेशन है गोल्डन आवर। वो गोल्डन आवर और हार्ट अटैक का क्या रिश्ता बनता है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हार्ट अटैक की बात आती है तो क्या होता है, मसल्स जो है हार्ट के, उनको सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज है, कोरोनरीज, उसके अंदर ब्लॉकेज आते हैं। इनमें ब्लॉकेज आने की वजह से ये मसल्स का काम करना बंद हो जाता है। जितने जल्दी हम लोग ये ब्लड फ्लो वापस एस्टेब्लिश करेंगे उतना जल्दी वो मसल्स ठीक हो जाएंगे, और अगर ये मसल्स ठीक हो जाएंगे तो आपका हार्ट हेल्दी हो जाएगा। सो हार्ट अटैक की वजह से जो हार्ट के मसल्स को डैमेज हो रहा है उसको हम लोग जितना कम कर पाएंगे या बचा पाएंगे उतनी उस व्यक्ति की आगे की लाइफ ज़्यादा अच्छी रह सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी कभी एक आध मरीज को 4 स्टेंट डले हुए रहते हैं या बाईपास हुई रहती है, बट वो सब एक्टिविटीज कर सकता है। बट एक आध मरीज रहता है जिसको एक छोटा मोटा स्टेंट डला हुआ रहता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता है, उसकी सांस फूलती है, चलो तो उसकी बॉडी में सूजन आती है, बार बार एडमिट करना पड़ता है। ये सब क्यों होता है?
क्योंकि उसका हार्ट डैमेज हुआ रहता है, वो रहता है कार्डियक फेल्योर। तो जो हार्ट का पंपिंग है उसकी इफिशियंसी को नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन, वो रहता है 60%। तो ये 60% आपका मेंटेन रहेगा तो आपकी पूरी तकलीफें कम रहेगी। अगर ये डैमेज होगा और ये इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगा तो आपको तकलीफें चालू होगी। सो गोल्डन आवर का कंसेप्ट ये है कि हार्ट अटैक आया है तो 1 घंटा 2 घंटे इसको गोल्डन आवर समझा जाता है। तो ये गोल्डन आवर का पीरियड एग्जैक्टली 1 आवर रहता है, 2 आवर रहता है, क्या? देखिए 1 आवर अगर गोल्डन पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो 1 आवर है। अगर 1 आवर के अंदर आपकी ट्रीटमेंट हो जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। मेरे मतलब ये स्टोरी मैं बहुत मेरे पेशेंट्स को भी बताता हूँ। एक मेरे पेशेंट थे, मेरा घर, एक स्क्वायर और उसके बाद में हमारा हॉस्पिटल, ये तीनों के बीच में जो स्क्वायर है वहाँ पे वो पुलिस इंस्पेक्टर करके काम करते थे। वो मेरे पहचान के भी थे। उनको छाती में डिस्कम्फर्ट हुआ, मैं घर पे था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने उनको पिक किया, हम दोनों साथ में हॉस्पिटल गए क्योंकि पहचान के थे। वहाँ जाने के बाद ईसीजी किया, हार्ट अटैक था, रिलेशंस ऐसे थे, तुरंत एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो गई, ब्लॉक निकल गया। वो मुझे आज भी बोलते हैं कि सर आपसे रिलेशन है इसलिए ठीक है, अदरवाइज मुझे तो आज भी डाउट है कि मुझे कुछ हुआ था या नहीं था। तो दैट इज द मैजिक ऑफ गोल्डन आवर। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि वो गोल्डन आवर के अंदर हो गया, तो पता ही नहीं चल पाया कि इतना बड़ा चीज़ अपने साथ हो रहा था। यही अगर टाइम निकल जाता था, हार्ट को डैमेज हो जाता था, तो फिर बहुत तकलीफ होती थी। कई बार डॉक्टरों पर भी इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने जानबूझ के ऐसा क्या कहा था, कुछ नहीं मेरे को, जैसे अभी आपने कहा। तो क्या होता है इसमें, सबसे पहला वही है कि अवेयरनेस नहीं रहता है। अगर अवेयरनेस रहा तो उनको भी समझ में आता है कि डॉक्टर तो अपने लिए मदद कर रहे हैं, अपने हार्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तो ये प्रोग्राम अपन करते हैं कि लोगों में अवेयरनेस आए, उनके हार्ट की मसल्स को वो बचा पाए, अपना इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा रख पाए और आने वाले हार्ट अटैक को टाल पाए। और सपोज गलती से अपनी किस्मत खराब है और हार्ट अटैक अपने घर पे पहुंच भी गया, तो कम से कम मसल को कम डैमेज हो और किसी की डेथ ना हो। इसलिए ये सब प्रयास चल रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, आज नागपुर जैसी इतनी बड़ी सिटी है, इतने सारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, इतनी सारी कैथ लैब्स हैं, फिर भी हमारे पास हर हफ्ते में एक पेशेंट ब्रॉड डेड आता है जो कि यंग रहता है, उसके घर में वो अकेला कमाने वाला रहता है। प्रॉब्लम ये होता है कि वो लोग ये रियलाइज ही नहीं कर पाते कि अपने को हार्ट अटैक हो सकता है। वो डिनाइल मोड में रहते हैं कि मुझे तो हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने बोला कि थोड़े भी सिम्टम्स है तो ये मत सोचना कि मुझे नहीं आ सकता। आजू बाजू में तुरंत जहाँ भी ईसीजी हो सकता है वहाँ जाइए, ईसीजी करिए। भले ही वो ईसीजी नॉर्मल आएगा, आपके पैसे वेस्ट होंगे, लेकिन 100 लोगों के पैसे वेस्ट हुए तो पूरा आएगा। एक आदमी की जान बचना बहुत जरूरी है, एक आदमी की जान बचना बहुत जरूरी है। सर आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि मेल्स जो है वो पर्सन्स जो है ब्रॉड डेड करके लाया गया आपके हॉस्पिटल में, ये सब ऐसे केसेस होते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या वजह है कि मेल पर्सन्स में हार्ट अटैक का प्रमाण ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स? देखिए, पुरुषों में ये प्रमाण ज़्यादा इसलिए पाया जाता है कि पुरुषों को कोई प्रोटेक्शन या प्रिवेंटिव मैकेनिज्म नहीं है। जो महिलाएं हैं या फीमेल्स है, इनमें माहवारी जब तक चालू रहती है तब तक इंस्ट्रोजन नामक एक हार्मोन है, वो उनको हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज से बचा के रखता है। इसलिए उनमें हार्ट अटैक का प्रमाण कम पाया जाता है। जैसे ही माहवारी बंद हो जाती है वैसे फीमेल्स में भी हार्ट अटैक का प्रमाण बहुत बढ़ जाता है। ये अपने को समझना पड़ेगा। मतलब वो हार्मोन सिक्रेट होना बंद हो जाता तो मेल एंड फीमेल आर इक्वल हो जाता लायबल फॉर। क्या वजह है सर कि यंग पीपल में देखा गया कि हार्ट अटैक ज़्यादा प्रमाण बढ़ रहा है? मैं मानता हूँ कि स्ट्रेस वगैरह या टारगेट्स हाई रहते हैं उनकी, तो वजह क्या है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में ये बोला जा रहा है। हाँ, डेफिनेटली हमने ये देखा है कि पिछले कुछ सालों में 25 से 40-45 साल की उम्र में हार्ट अटैक आने वाले लोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये अगर समझना है तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आफ्टर कोविड बहुत सारी चेंजेस हमारी बॉडी में भी हुए हैं। एयर पोल्यूशन भी बढ़ गया है। ये सब छोटे छोटे फैक्टर्स है जो इम्पोर्टेंट है, बट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स क्या है, तो एक तो स्मोकिंग जो है वो बहुत बढ़ गया है। उसके वजह से होने वाले बॉडी पे जो डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स है, उसमें से एक साइड इफ़ेक्ट है हार्ट अटैक। एक और चीज़ ये हो गई कि जंक फूड, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो पुराने ज़माने में 25 साल के आदमी का अगर शुगर निकालते थे तो उतना ज़्यादा नहीं रहता था जो कि आज रह रहा है, क्योंकि हमारे डाइटरी हैबिट्स वैसे हो गए हैं। और इम्पोर्टेंट, इसके ऊपर और इम्पोर्टेंट बात ये हो गई है कि
स्ट्रेस बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ने लग गया है लोगों का। तो इन सब चीज़ों की वजह से स्ट्रेस हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, जंक फूड्स हो गए, पोल्यूशन हो गया, पोस्ट कोविड चेंजेस हो गए बॉडी में हर एक के, इन सब फैक्टर्स की वजह से यंग लोगों में हार्ट अटैक बहुत बढ़ गए हैं। प्लस स्ट्रेस ऑफिस का, स्ट्रेस तो इम्पोर्टेंट है ही। टारगेट से ओवरऑल क्या हो गया है कि सभी को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, सबको रिजल्ट्स इंस्टेंट चाहिए, पेशेंस कम हो गया है। सोशल मीडिया की वजह से कंपैरिजन बहुत बढ़ गया है। इसकी वजह से जो बोलते हैं ना मानसिक समाधान या शांति चली गई है, और उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ये एक छोर हो गया इसका। दूसरा एक छोर ये है कि कुछ लोगों को जिम करते वक्त हार्ट अटैक आ रहे हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज को जिम में हार्ट अटैक आके उनकी डेथ हो रही है। ये क्यों हो रहा है? हाँ यस, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सरसाइज हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि एक्सरसाइज और हार्ट इनका एक यू शेप्ड रिलेशन है। अगर आप इस साइड हो, आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो आपकी हार्ट अटैक की रिस्क ज्यादा है। आप इस साइड हो, आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो, तो भी आपको हार्ट अटैक की रिस्क बहुत ज्यादा है जी। आपको नीचे रहना है यू में, ये यू है, इधर ज्यादा एक्सरसाइज है, इधर बहुत कम एक्सरसाइज है, नीचे के एरिया में मॉडरेट एक्सरसाइज है, तो आपको ये बीच वाले एरिया में रहना है। अब ये कैसा रहा जाएगा? तो इसके लिए आपको 30 to 40 मिनट्स डेली ब्रिस्क वॉकिंग करना चाहिए, और मॉडरेट लेवल के वजन उठा के स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहिए। आप अगर बहुत ज़्यादा लंबा रनिंग करोगे, बहुत हाई स्पीड रनिंग करोगे, बहुत हेवी वेट्स उठाओगे, तो भी आपको जिम में ही हार्ट अटैक आने के चांसेस रह सकते हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, आप घर में शांति से बैठे रहोगे, तो भी आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस लगेगा। सो ये यू शेप को समझना पड़ेगा। ये रिलेशनशिप जो है एक्सरसाइज और हार्ट अटैक की, ये यू शेप्ड कर्व है। तो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज इज की टू प्रोटेक्ट योर हार्ट। मीडियम साइज की एक्सरसाइज ही आपके हार्ट को बचा सकती है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगेन एक कंफ्यूजन ये भी है सर कि आपने जैसे कहा कि डेली ब्रिस्क वॉकिंग करनी चाहिए, लेकिन कुछ कहते हैं कि 150 मिनट इन अ वीक, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। तो विच वन इज राइट? नहीं देखिए, 150 मिनट इन अ वीक वो वही हो गया ना कि 30 मिनट्स अगर आप रोज कर रहे हो, तो आपको हफ्ते में 5 दिन करना है। इसका कंसेप्ट बेसिकली ये है कि कोई भी आदमी का 220 माइनस एज करोगे आप, तो एक टारगेट हार्ट रेट आता है, और उस हार्ट रेट के 85 to 90% हार्ट रेट आपका जाना चाहिए, तब उसको इफेक्टिव एक्सरसाइज बोलते हैं। अच्छा, तो वहां तक आपका हार्ट रेट जाना चाहिए, तो वो एक्सरसाइज आपके लिए इफेक्टिव है, फिर वो आपके हार्ट के लिए प्रोटेक्टिव रहेगी। ये कंसेप्ट है उसमें। फिर आप चाहे वॉकिंग करो, आप चाहे जॉगिंग करो, आप चाहे साइकिलिंग करो, आप चाहे स्विमिंग करो, इनमें से कुछ भी चल जाए जी। सर इंग्लिश में कहावत है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें तो ये हार्ट अटैक्स वगैरह ना हो या कार्डियक अरेस्ट ना हो, तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे हम, और किस उम्र से ये शुरू करें? देखिए, जिस तरीके की आज की लाइफस्टाइल हो गई है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके घर में कोई हार्ट अटैक की या फैमिलियल हार्ट डिसीज की हिस्ट्री नहीं है, तो आपने 20 साल की उम्र से इन सब चीज़ों के लिए स्क्रीनिंग करना चालू कर देना चाहिए। 20 साल की उम्र में आपने क्या करना चाहिए? तो एक बार आपने आपका ECG इको करवा लेना चाहिए कि भगवान ने दिया हुआ हार्ट में तो कोई तकलीफ नहीं है, एक। दूसरा, आपने आपका BP चेक करना चाहिए कि वो नॉर्मल चल रहा है एट द एज ऑफ 20, और उसके साथ में आपका लिपिड प्रोफाइल और शुगर्स चेक करने चाहिए कि उसमें कोई तकलीफ तो नहीं है। अगर उसमें कोई तकलीफ दिखाई देती है, तो बेटर है कि आप आपके डॉक्टर के पास जाइए, दे विल टेल यू कि आपने आगे कैसा प्रोसीड करना चाहिए। अगर 20 साल की उम्र में ये सब चीज़ें ओके हैं, तो आप में भी हर साल एक बार शुगर और BP चेक करवा सकते हैं, और फिर उसको फॉलो कर सकते हैं। ये सब करते हुए आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको स्मोकिंग और टोबैको इन एनी फॉर्म अवॉइड करनी है। आपको जंक फूड जितना हो सकता है उतना अवॉइड करना है, और जो भी आपकी लाइफ में डे टू डे एक्टिविटीज़ में स्ट्रेस आ रहा है, उसको मैनेज करने के लिए अपनी खुद की एक एंटी स्ट्रेस या स्ट्रेस हैंडलिंग सिस्टम डेवलप करनी है। तो अगर डाइट की बात करें सर, तो क्या डाइट का क्या रोल है, नंबर 1, एंड व्हाट टाइप ऑफ डाइट डू यू रिकमेंड? देखिए, डाइट का हार्ट डिसीज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। इसका रीज़न ये है कि अल्टीमेटली अगर आपका खाना ठीक नहीं रहा, तो आपकी शुगर बढ़ेगी, आपका BP बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और वो आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस क्रिएट करके आपको हार्ट अटैक देगा। सो
डाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज। डाइट में आपको कार्बोहाइड्रेट से शुगर्स कम मात्रा में रखने चाहिए, एक्सेसिव ईटिंग आपको अवॉइड करना चाहिए। ये हो गया एक। दूसरी चीज, जो फैट्स आप खा रहे हो ना, उसकी क्वालिटी देखना बहुत जरूरी है। उसको कंट्रोल तो करना ही है, उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल तो करना ही है, लेकिन फैट्स में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स रहते हैं और अनसैचुरेटेड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रहते हैं। तो आप जो भी चीज बाहर की खा रहे हो उसके ऊपर क्लियर लिखा हुआ रहता है कि सैचुरेटेड फैट्स कितने हैं, पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स कितने हैं। तो आपने ये सब चीजें चेक करके ही उसका इंटेक करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एक दूसरी चीज, जो ऑयल आप यूज कर रहे हो, आप जो भी ऑयल यूज कर रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन उसको ना आप बार बार घर के घर में जो उबालते हो उसको आपने मिनिमम अवॉइड करना चाहिए। अगर सपोज एक ऑयल है जिसको आपने एक बार उबाला, तो उसमें के सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कम रहते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड ज्यादा रहते हैं। आप दूसरी बार उबालोगे तो वो ट्रांस फैट में या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होके आपके बॉडी के लिए सेम ऑयल ज्यादा हार्मफुल बन जाता है। तो ये कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो इन शॉर्ट अगर बताना है तो हार्ट के लिए आप जब डाइट के बारे में सोचोगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर को कंट्रोल करना है, और जो फैट्स आप ले रहे हो उसकी क्वालिटी कंट्रोल करनी है, सैचुरेटेड फैट्स को अवॉइड करना है और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को आपको एक्सेप्ट करना है। ओवर ईटिंग नहीं करना। ओवर ईटिंग तो डेफिनेटली नहीं करना। अगेन उसमें ओबेसिटी वगैरह प्रॉब्लम्स आ सकती है, वो सब आपको कंट्रोल तो करना ही चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं। आपने कोलेस्ट्रॉल की बात की सर, तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। देखिए, गुड कोलेस्ट्रॉल रहता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, उसको बढ़ाने का सिर्फ एक ही जरिया है, वो है एक्सरसाइज। दूसरे कोई मेडिसिन से, डाइट कंट्रोल से एचडीएल कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। आप एक्सरसाइज करोगे तभी आपका एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। दूसरा रहता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। ये बैड कोलेस्ट्रॉल आपको कंट्रोल करना है। अगेन इसको अगर आपको कंट्रोल करना है तो दो तरीके हैं, आप कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स को कंट्रोल करो, ओवर ईटिंग अवॉइड करो, और दूसरा जो भी फैट्स आप ले रहे हो उसकी क्वांटिटी तो कंट्रोल करो, लेकिन उसकी क्वालिटी में भी उतना ही ध्यान दो। आपको सैचुरेटेड फैट्स फिर से अवॉइड करने हैं और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स को अपनाना है। एडवांसेस की बात करेंगे सर, क्या लेटेस्ट एडवांसेस क्या हुए, ट्रीटमेंट मोडालिटीज? देखिए, कार्डियोलॉजी में और हार्ट डिसीज के ट्रीटमेंट में तो बहुत सारे एडवांसमेंट्स आए हैं। सबसे पहली बात तो डिटेक्शन के लिए अगर हम जाएंगे कि भाई जल्दी डिटेक्ट होने के लिए क्या हो गया है, तो बहुत सारे डिवाइसेस आए जो कि लिंक्ड है एआई की वजह से, तो आपको ईसीजी चेंजेस जल्दी पिकअप हो सकते हैं। ट्रोपोनिन नाम की एक टेस्ट रहती है जिससे हार्ट अटैक तुरंत डिटेक्ट हो जाता है, वो अब वाइडली अवेलेबल हो गई है। 2D इको मशीन्स वाइडली अवेलेबल है, तो हार्ट अटैक का डिटेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है। एक दूसरा, जब आप ट्रीटमेंट पार्ट पे आओगे तो ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग इंजेक्शंस आ गए हैं खून पतला करने के, जो पहले अवेलेबल नहीं थे, जिनके साइड इफेक्ट्स भी कम हैं, तो उसकी वजह से भी काफ़ी मरीजों को बेनिफिट होता है। एंजियोप्लास्टी मतलब हार्ट के अंदर हार्ट अटैक के टाइम पे जाके एंजियोग्राफी करना और वो ब्लॉकेज को रिमूव करना, उस टेक्निक में भी बहुत सारी एडवांसेस आए हैं। हमने बहुत सारी ऐसी एंजियोप्लास्टीज की है कि जिसमें यंग पेशेंट था, हमने सिर्फ क्लॉट निकाला और उसमें बलून करके उसको छोड़ दिया, उसमें स्टेंट नहीं डाला और उसका हार्ट अटैक भी ठीक हो गया। सो उसमें भी काफ़ी सारे एडवांसेस आए हैं। और ये सब साइमल्टेनियसली होता है? ये होता है, बिल्कुल होता है। ये सब चीज़ें साइमल्टेनियसली होती है और ये एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी की वजह से पेशेंट लोगों को बहुत सारा बेनिफिट होता है। सर, आपने ये जो मैसेज दिया अभी, बहुत अपने आप में खूबसूरत इंटरव्यू था, लेकिन साथ साथ में मैं चाहता हूँ एक मैसेज अगर आप जनरल पब्लिक को देना चाहोगे तो वो क्या रहेगा? देखिए, मैं डॉक्टर ऋषिकेश उमारकर हूँ, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। मैं गणेशा हार्ट केयर सेंटर छत्रपति स्क्वायर यहाँ काम करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हार्ट अटैक अगर किसी को आता है तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी प्रकार के सिम्टम्स है या आपको डाउट है, तो ईसीजी करने के लिए आप जो टाइम लगाते हो वो प्लीज़ मत लगाइए। जितने जल्दी आप ईसीजी करेंगे उतना हार्ट अटैक है या नहीं है वो क्लियर होगा, और होने वाला डैमेज जो है वो कम हो सकता है या टल सकता है। ये हो गई पहली बात। सो ईसीजी जल्द से जल्द करिए, ये मेरा फर्स्ट मैसेज है। सेकंड मैसेज है, अगर आपको ऐसा डाउट है कि ये हार्ट अटैक हो सकता है,
तो डॉक्टर की सलाह लेके, या डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो बिना डॉक्टर की सलाह भी आप एस्पिरिन 300 मिलीग्राम, क्लोपिडोग्रेल 300 मिलीग्राम और अटोरवास्टैटिन 40 मिलीग्राम, ये 3 दवाइयाँ जिनको लोडिंग डोज बोलते हैं या जीवन संजीवनी बोलते हैं, इनको आपके घर पे रखिए एज इमरजेंसी किट के बतौर। और ये दवाइयाँ जिसको आपको लग रहा है कि हार्ट अटैक हो सकता है उसको तुरंत चूसने के लिए दीजिए। ये हो गई दूसरी बात। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन आपके आजू बाजू में जहाँ पे भी सिखा रहे हैं वहाँ जाइए और उसको सीखिए। ये एक ऐसा टेक्निक है जो आप सीख लोगे तो शायद आप किसी की जान बचा सकते हो। धन्यवाद। Thank you very much, sir. It was a pleasure talking to you.